लॉस्ट इन स्पेस की कहानी बेस्ड है साल 2044 के टाइम में। इस समय तक अर्थ पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि इंसान को अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी ऑक्सीजन मास्क लगाकर निकलना पड़ता था और हालात इस कदर बेकार हैं कि इंसानी सभ्यता कुछ समय में खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी एक एलियन स्पेसशिप अर्थ पर आ गिरता है, जिसके बाद गवर्नमेंट उस यूएफओ की टेक्नोलॉजी को चुराकर एक रेजोल्यूट नाम का मदरशिप बनाती है और अब मदरशिप रेजोल्यूट का मिशन होता है चुने हुए इंसानों को अल्फा सेंटोरी नाम के हैबिटेबल प्लेनेट तक पहुंचाना। अब इसके बाद जब रेजोल्यूट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है तब कुछ एलियंस रेजोल्यूट पर हमला कर देते हैं और फिर रेजोल्यूट के कैप्टन को जुपिटर नाम के कई सारे स्पेसशिप जो कि लाइफ बोट की तरह काम करते थे, उन शिप्स के अंदर सभी फैमिलीज को बैठाकर नियर प्लेनेट पर भेजना पड़ता है। और इन्हीं परिवारों में से 5 लोगों का एक परिवार होता है रॉबिन्सन फैमिली, और रॉबिन्सन फैमिली के ऊपर ही बेस्ड है ये पूरी की पूरी कहानी कि किस तरीके से रॉबिन्सन फैमिली को एक एलियन रोबोट मिलता है जो उनकी जान बचाता है और इस घर के सबसे छोटे बच्चे विल का फ्रेंड भी बन जाता है। यही सब इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से रॉबिन्सन फैमिली स्पेस के अंदर मुसीबतों का सामना करते हुए अल्फा सेंटोरी तक पहुंच पाती है या नहीं। तो अगर इस वेब सीरीज का ओवरव्यू पसंद आया हो तो चलते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड की तरफ। एपिसोड शुरू होता है उस समय से जब एलियंस ने रेजोल्यूट पर हमला कर दिया था और सभी फैमिलीज को बचाने के लिए कैप्टन ने सभी फैमिलीज को नियर प्लेनेट पर भेज दिया था। अब इन्हीं फैमिलीज में से एक फैमिली रॉबिन्सन फैमिली को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से कार्ड्स खेल रही होती है और जब वो कार्ड्स खेल रहे होते हैं तभी अचानक से रेजोल्यूट का एक टूटा हुआ हिस्सा उनके शिप से आगे टकराता है, जिस वजह से उनके शिप को झटका लगता है और उनका शिप प्लेनेट में क्रैश लैंड हो जाता है। और इस क्रैश लैंडिंग की वजह से मॉरिन जो कि बच्चों की माँ होती है उसका पैर डैमेज हो जाता है, जिस वजह से मॉरिन अब कोई काम नहीं कर सकती थी। इसके बाद ये सब जुपिटर से बाहर आकर एक टेंट लगाते हैं और तभी इनका शिप बर्फ के टूटने की वजह से पानी में डूब जाता है और अब इन लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो इनका शिप बहुत जल्दी ही जम जाएगा और ये लोग भी मारे जाएंगे। अब जब एक तरफ रॉबिन्सन फैमिली के साथ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस प्लेनेट पे और भी जुपिटर क्रैश हो रहे थे, लेकिन रॉबिन्सन फैमिली उनमें से किसी भी जुपिटर से हेल्प नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो सभी जुपिटर बहुत दूर दूर क्रैश हो रहे थे। कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉरिन एज अ साइंटिस्ट वहीं काम करती थी जिस जगह पर रेजोल्यूट और जुपिटर्स को बनाया गया था और इनफैक्ट वहीं पर ही अल्फा सेंटोरी के मिशन को लेकर सारे के सारे ऑपरेशन किए गए थे। और इसी वजह से जब विल उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाता है जिस टेस्ट को पास करे बगैर कोई भी रेजोल्यूट में नहीं जा सकता, तो मॉरिन चुपके से विल के फेल टेस्ट को पास में बदल देती है, जिस वजह से विल भी अब इनके साथ आ पाया था। यानी कि विल स्पेस के लिए कैपेबल तो नहीं था लेकिन मॉरिन की वजह से वो कैपेबल बन गया था और ये बात कहीं ना कहीं विल भी जानता था। बात करें जॉन रॉबिन्सन की, जो बच्चों का डैड है, वो स्पेस में आने से पहले आर्मी में था, जिस वजह से वो ज्यादातर समय बाहर रहता था और इसी वजह से उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बड़ी बेटी उससे बहुत नाराज थी क्योंकि ये दोनों ये सोचते थे कि जब जब जॉन की जरूरत फैमिली को थी तब तब जॉन फैमिली के साथ नहीं था और वो बस अपने आर्मी के मिशन ही कर रहा था। लेकिन जॉन की छोटी बेटी पेनी और उसका बेटा विल ये सब समझते थे और उसके काम को वैल्यू भी करते थे। पेनी एक राइटर बनना चाहती थी और विल अपनी मॉम की तरह टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जूडी जॉन की एडॉप्टेड बेटी है। असल में मॉरिन का पहला पति मॉरिन की ही तरह एक साइंटिस्ट था जिसकी मौत तब हो गई थी जब वो अल्फा सेंटोरी जाने वाले एक मदरशिप के अंदर था और फिर मॉरिन के पहले हस्बैंड की डेथ के बाद मॉरिन ने जॉन से शादी करी थी जिससे उसे 2 बच्चे हुए थे, एक पेनी और दूसरा विल। बैक टू द स्टोरी। शिप से बाहर आने के बाद जूडी मॉरिन का पैर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मॉरिन की पैर की हड्डी टूट गई है और तभी मॉरिन अपने हेलमेट को ओपन कर देती है और फिर हेलमेट को उतारकर एक लंबी सांस लेती है और मॉरिन की लंबी सांस लेते ही हमें यह पता चल जाता है कि इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए काफी ज्यादा सेफ है। और ये बात मॉरिन को इसलिए पता चलती है क्योंकि उसकी नजर जॉन के फटे हुए सूट पर चली जाती है और अगर इस प्लेनेट की हवा इतनी ही जहरीली होती तो अब तक शायद जॉन जिंदा भी ना होता। और फिर सब एक एक करके अपने हेलमेट उतार देते हैं। इसके बाद पेनी फ्लायर गन से आसमान में एक फायर करती है ताकि कोई भी जुपिटर उस फ्लायर गन से निकली हुई चिंगारी को देखे तो उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। और फिर इसके बाद ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी जूडी विल से पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। इस पर विल बोलता है हाँ, कंधे के पास हो रहा है। और विल की ये बात सुनकर जॉन बोलता है कि ये ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्रैश हार्डनेस है, जल्दी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पेन है। और जॉन की ये बात सुनते ही जूडी चिढ़कर उसे बोलती है कि नॉर्मल पेन है लेकिन उसे पेन तो हो रहा है ना, और शायद आप ये बात भूल गए हैं कि आप हमें कमांड नहीं कर रहे हैं। और जूडी को इस तरीके से बदतमीजी से बात करते हुए देख पेनी अपने डैड के सपोर्ट में बोलते हुए बोलती है कि डैड का वो मतलब नहीं था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जूडी बिना बात के ही अपने सौतेले पिता से चिढ़ती रहती है और वहीं पेनी अपने असली पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे हमेशा सपोर्ट करती है, उस पर भरोसा करती है, उसके काम को वैल्यू देती है, उसके हर तकलीफ और हर मजबूरी को समझती है। और पेनी का अपने डैड
डैड को लेकर ये प्यार सिर्फ स्पेस में नहीं था, बल्कि वो अर्थ पर भी अपने डैड को इतना ही ज्यादा प्यार करती थी। जब क्रिसमस के दिन कोई भी जॉन के लिए गिफ्ट नहीं खरीदता था क्योंकि जॉन घर पर नहीं होता था, तब भी पेनी उसके लिए गिफ्ट खरीदती थी। अब इसके बाद जॉन मॉरिन से पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है इस शिप को बर्फ से बाहर निकालने के लिए। मॉरिन जवाब में बोलती है कि 6 घंटे में सूरज डूब जाएगा और फिर यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये शिप तो जम ही जाएगा, बल्कि साथ में हम भी जम जाएंगे और फिर मारे जाएंगे। मॉरिन की ये बात सुनकर जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर उनमें से कोई भी रिटर्न शिप के अंदर जाकर सूट को चार्ज करने वाली आयन लिथियम बैटरी को लेकर आ जाए तो वो पूरी रात अपने सूट को गर्म रख सकते हैं, जिस वजह से एटलीस्ट वो तो नहीं मरेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जॉन का सूट फटा हुआ था, मॉरिन की टांग टूटी हुई थी, इसलिए ये काम बच्चों में से किसी एक को करना था। और फिर जॉन शिप में जाने के लिए विल को चुनता है, और जॉन विल को इसलिए चुनता है क्योंकि विल छोटा था और इसी वजह से वो शिप के टॉप से अंदर जाकर बैटरीज को जल्दी ला सकता था, क्योंकि अगर कोई इंसान टॉप से शिप के अंदर जाएगा तो वो आयन लिथियम बैटरी से बहुत ज्यादा नजदीक होगा, और क्योंकि टॉप हैच टूटा हुआ था और फंसा हुआ था, इसी वजह से सिर्फ विल वहां से जा सकता था। अब इसके बाद जब जॉन विल को रेडी कर रहा होता है पानी में जाने के लिए, तभी जूडी भागते हुए पानी में कूद जाती है और बोलती है कि मैं लेके आऊंगी उसको। और फिर वो एयरलॉक के रास्ते सप्लाई रूम से बैटरी लेने के लिए जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एयरलॉक से सप्लाई रूम बहुत दूर होता है और सूरज बहुत स्पीड से ढल रहा होता है। अब जूडी किसी तरीके से सप्लाई रूम में पहुंचकर बैटरीज को लेकर ऊपर आने लगती है कि तभी बड़ी स्पीड से बर्फ जमने लग जाती है, और फिर जूडी को अपनी जान बचाने के लिए बैटरी के वजन को छोड़ना पड़ता है, यानी कि बैटरी को पानी में ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन जूडी के बैटरी को छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं होता, और अब जूडी 5 घंटे की ऑक्सीजन के साथ बर्फ में दफन हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी बेटी को बचाने के लिए लगातार एक चक्कू से बर्फ में खुदाई कर रहा था, लेकिन जॉन की स्पीड से खोदने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। और तभी विल को पहाड़ी पर एक रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि जहाँ से ये रोशनी निकल रही है उस पहाड़ पर मैग्नीशियम है जो जल रहा है, क्योंकि मदरशिप या फिर किसी और शिप का जला हुआ हिस्सा उस पहाड़ से जाकर टकरा गया था, जिस वजह से उस पहाड़ का मैग्नीशियम जलने लग जाता है। और क्योंकि उस पहाड़ पर बर्फ जमी हुई थी तो मैग्नीशियम और स्पीड से जल रहा होता है, क्योंकि जलता हुआ मैग्नीशियम आइस के कांटेक्ट में आते ही और ज्यादा स्पीड से जलने लगता है और ज्यादा गर्म होने लगता है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन विल अपने फादर जॉन को देता है, और जॉन विल की बात सुनकर पेनी को वहां का कंट्रोल देकर मैग्नीशियम लेने के लिए विल के साथ निकल जाता है। और जॉन विल को अपने साथ इसलिए लेकर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैग्नीशियम कैसा दिखता है और उसे पहाड़ पर जाकर एक्चुअल में लेके क्या आना है। अब बाप बेटे आपस में बात करते हुए उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मैग्नीशियम होता है। वहीं दूसरी तरफ पेनी जूडी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपनी मॉम की टूटी हुई टांग का ऑपरेशन करती है। अब इसके बाद जब जॉन मैग्नीशियम को एक जार के अंदर इकट्ठा कर रहा होता है, तभी विल के नीचे की बर्फ खिसक जाती है और विल एक टनल से होते हुए एक हरे भरे जंगल के अंदर पहुंच जाता है। और अब यहाँ पर जॉन को फैसला करना था कि उसे पहले विल को बचाना है या फिर जूडी को, क्योंकि विल भी जॉन से काफी दूर था और जूडी तो मुसीबत में थी ही। इसलिए वो फैसला करता है कि वो पहले जाके जूडी को बर्फ से निकालेगा और फिर उसके बाद विल को लेने वापस आएगा। अब इसके बाद जॉन अपना ये फैसला विल को बताते हुए उसे भरोसा दिलाता है कि वो जल्द से जल्द उसके पास आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। और फिर विल भी अपने डैड की बात सुनकर बोलता है कि आप पहले जूडी को बचाइए, लेकिन विल यहाँ पर बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे अपने आसपास कोई महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉन मैग्नीशियम लेकर जूडी के पास पहुंच जाता है और वो मैग्नीशियम में बार बार आग लगाकर बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब बात बनने लगती है तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और मैग्नीशियम में लगी हुई आग बुझ जाती है, और साथ ही ठंड बढ़ने की वजह से बर्फ फिर से जमने लग जाती है। और इसी के साथ जॉन और बाकी के परिवार वाले टूटने लगते हैं। और जब एक तरफ यहाँ पर ये सब चल रहा था, वहीं इस बीच जंगल में विल को एक क्रैश एलियन शिप दिखाई देता है, और विल इस एलियन शिप को देखते ही अपना कैमरा ऑन करते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करता है और इस रिकॉर्डिंग में बोलता है कि मैं इंसानी सभ्यता का पहला इंसान हूँगा जिसने एलियन इंटेलिजेंसी का सबूत ढूंढा है। और फिर शिप को देखने के बाद उसे जंगल में एक एलियन इंटेलिजेंस रोबो दिखाई देता है जिसके पास सिर्फ अपने पैर ही थे, और इससे पहले कि वो पैर विल को पकड़ पाते विल वहां से भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही विल उस पेड़ पर चढ़ता है उसे उस पैर वाले एलियन के ऊपर का हिस्सा मिल जाता है, और ये ऊपर का हिस्सा विल पर हमला कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद शाम होने पर मैग्नीशियम से निकलने वाली आग जंगल के अंदर भी फैल जाती है, जिस वजह से विल के आसपास भी आग लगने लग जाती है। और अब यहाँ पर विल बुरी तरीके से फंस गया था। अब इसके बाद विल उस रोबोट को देखता है और उस रोबोट की इस टाइम की कंडीशन को देखते हुए विल समझ जाता है कि वो रोबोट मर रहा है और वो विल पर हमला नहीं कर रहा है बल्कि वो उससे मदद मांग रहा है। जिसके बाद विल इस रोबोट की हेल्प करने के लिए उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है, और जैसे ही वो रोबोट पेड़ से नीचे गिरता है वैसे ही उसके शरीर के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। और क्योंकि विल ने उस रोबोट की मदद करी थी इसीलिए वो रोबोट भी विल की मदद करते हुए उसे उस आग से बचाकर ले जाता है। अब विल की जान बचाने के बाद रोबोट जब विल को देखता है तो विल को देखते हुए इंसानी बॉडी शरीर जैसे अपने शरीर का आकार बनाने लग जाता है, और फिर विल उस रोबोट
रोबोट से जूडी को बचाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो दोनों विल की फैमिली के पास पहुंच जाते हैं और फिर रोबो अपनी पावर से बर्फ को पिघलाकर जूडी को बाहर निकाल लेता है। और क्योंकि सब के सब बारिश में भीग गए थे तो इसके बाद वो रोबोट उन सबको हीट देकर उन्हें गर्म भी करके रखता है। और जब वो एलियन रोबो रॉबिन्सन फैमिली की मदद कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उस रोबो की फेस की लाइट रेड कलर से अब पर्पल कलर की हो गई है। और यहाँ पर हम ये बात समझ पाते हैं कि अब रोबो बुरे से अच्छा हो गया है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं 12 घंटे पहले रेजोल्यूट पर उसी रोबो की प्रजाति ने हमला करा था जिस रोबो की प्रजाति ने विल की फैमिली को बचाया था। और अब हम इसी भागा दौड़ी के अंदर देखते हैं कि एक औरत किसी डॉक्टर स्मिथ नाम के इंसान की आईडी को चुराकर उसी के शिप को अपना बताकर वहां से भागने की तैयारी करने लगती है। और साथ ही वो अपने साथ 2 मैकेनिक्स को भी ले जाती है जो नकली डॉक्टर स्मिथ के आने से पहले उसी के जुपिटर का लॉक तोड़कर उसे चुराकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। और अब सभी जुपिटर रेजोल्यूट से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी हम एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को खुलता हुआ देखते हैं और वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल रेजोल्यूट के साथ बाकी सभी जुपिटर्स को अपने अंदर खींच लेता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि असल में रेजोल्यूट और बाकी सारे जुपिटर्स अपने रास्ते से भटक गए हैं क्योंकि ये सारे के सारे शिप टेलीपोर्टेशन पोर्टल की वजह से कहीं और ही आ गए हैं। और इस पोर्टल के अंदर सब कुछ समा जाने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।